गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अब्दुल कलाम सर के इस क्योट के साथ, जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट इज टू क्वेश्चन। लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? ऑप्शंस हैं साइना नेहवाल, पीवी संधू, ज्वाला गट्टा या फिर अश्विनी पोनप्पा। इसका उत्तर है पीवी संधू। दोस्तों, भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। संधू ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंग जियाओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है। पीवी संधू ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो इसमें सुशील कुमार कांस्य, बीजिंग 2008, रजत, लंदन 2012 ने यह कारनामा किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, भारत या फिर रूस। इसका उत्तर है भारत। भारत अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शंस हैं इसुरु उदाना, ईशान जयारत्ने, दासुन शनाका या फिर धनंजय डी सिल्वा। इसका उत्तर है इसुरु उदाना। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। बता दें कि उदाना ने श्रीलंका की तरफ से 21 एक दिवसीय और 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने दोनों प्रारूपों में 18 और 27 विकेट हासिल किए, साथ ही 237 और 256 रन भी बनाए। उदाना हाल ही में भारत के खिलाफ खत्म हुई T20 सीरीज का भी हिस्सा थे, हालांकि वो 2 मैचों में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं 3 साल, 2 साल, 7 साल या फिर 5 साल। इसका उत्तर है 5 साल। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया है। इसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए। एसजीपी समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेज़न पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं 6,600 करोड़, 7,600 करोड़, 6,000 करोड़ या फिर 5,600 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है 6,600 करोड़ रुपए। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेज़न पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि उसने यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन नहीं किया। जुर्माना लगाने वाले लग्जमबर्ग की निजी डाटा संरक्षण आयोग के अनुसार अमेज़न ने निजी डाटा प्रोसेसिंग में कई गड़बड़ियां की हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ओबीसी 20% एवं
ईडब्ल्यूएस को 15%, ओबीसी 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी 29% एवं ईडब्ल्यूएस को 18%, या फिर ओबीसी 30% एवं ईडब्ल्यूएस को 20% आरक्षण। इसका उत्तर है ओबीसी 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण लाभ देने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा के साथ ही पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना कराने तथा जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। यह आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा इन बीडीएस, एमडीएस के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं 10 सितंबर, 15 नवंबर, 31 अगस्त या फिर 25 अक्टूबर। इसका उत्तर है 31 अगस्त। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। देश भर में पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं। अगला प्रश्न है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शंस है नेपाल, भारत, पाकिस्तान या फिर भूटान। इसका उत्तर है भारत। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जैगवार लैंड रोवर में किया जाएगा। उन्होंने कंपनी की सालाना आम बैठक को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त समय पर अलग से पूंजी जुटाने पर गौर करेगी। कंपनी का मध्यम से दीर्घावधि में कुल बिक्री में ईवी का योगदान 25% हासिल करने का लक्ष्य है। अभी यह फिलहाल 2% है। अगला प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथीरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, नागालैंड, बिहार या फिर केरल। इसका उत्तर है केरल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथीरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। इस कुथीरन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफी सुधार होगा। यह 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? ऑप्शंस हैं इंदौर, लखनऊ, कानपुर या फिर हमीरपुर। इसका उत्तर है लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकल्प बनाकर आगे बढ़ेगा। लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं श्री दीपक दास, श्री संजीत मेहता, श्री सुदीप सागर या फिर श्री मनीष शर्मा। इसका उत्तर है श्री दीपक दास। हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे 1986 बैच के
भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। वे भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के निदेशक भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। इसका उद्देश्य भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, लोकमान्य तिलक पुरस्कार या फिर इंदिरा गांधी पुरस्कार। इसका उत्तर है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को कोरोना महामारी के दौरान उनके काम के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।